ट्वेल्थ के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज एक क्वेश्चन आता रहता है, इसको देखते हैं, समझते हैं। बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि बाजार पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। जैसे अगर बाजार में फर्मों की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर पर पूर्ति बढ़े। मान लीजिए कि अभी तक एक वस्तु को 10 फर्में बना रही थी, अगर वो 11 या 12 फर्म एक या दो फर्म और बढ़ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में वो भी उत्पादन करेंगी और वो भी अपना माल बाजार में बेचेंगी। तो जहाँ पहले 100 यूनिट थी बाजार में, निश्चित तौर पर 120 या 130 हो जाएंगी। इसी को तो बात वही कहते हैं कि पूर्ति वक्र। तो बाजार में अगर फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है तो बाजार के पूर्ति वक्र जो होता है वो भी निश्चित तौर से प्रभावित होता है, यानी कि पूर्ति बाजार में बढ़ती है। अब इससे क्या जो इसका वक्र है उस पर क्या फर्क पड़ता है वो समझते हैं। बाजार पूर्ति वक्र उत्पादन के उस स्तर को दर्शाता है जिसका बाजार में सभी फर्में समवर्ती विभिन्न बाजार मूल्यों पर सामूहिक रूप से उत्पादन करती हैं। दूसरे शब्दों में यह किसी वस्तु की कीमतों पर ही फर्मों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई मात्राओं का योग है। यानी कि किसी वस्तु की कीमतों, यानी जो वस्तु की कीमतें हैं उस पर फर्मों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत, यानी फर्में जो बिक्री के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, अपना उत्पादन जो बाजार में प्रस्तुत कर रही हैं, उन कुल सभी वस्तुओं का कुल योग है। यह पूर्ति वक्र फर्मों की निश्चित संख्या के आधार पर निर्मित होता है, यानी कि फर्म की जो निश्चित फर्में हैं उनकी संख्या पर ही ये वक्र निश्चित होता है। और फर्मों के घटने या बढ़ने पर, अगर फर्में घट जाती हैं यानी मान लो बंद हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में बाजार पूर्ति वक्र भी बाईं ओर या दाईं ओर खिसक जाता है। घटने की स्थिति में बाईं ओर खिसक जाएगा और बढ़ने की स्थिति में घटने की स्थिति में बाईं ओर खिसकेगा और बढ़ने की स्थिति में दाईं ओर खिसक जाता है। यदि बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है तो बाजार पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसक जाएगा। किधर की तरफ? दाहिनी ओर। वक्र की जो वक्र इस समय चल रहा है वो दाहिनी ओर खिसक जाएगा। इसको हम रेखाचित्र 36 में फर्मों की निश्चित संख्या होने पर बाजार, तो इसको समझते हैं। रेखाचित्र 36 में जो हमने हमारे पास है, यहाँ क्या कह रहा है, रेखाचित्र 36 में फर्मों की निश्चित संख्या होने पर बाजार पूर्ति वक्र है SM, ये वाला वक्र है SM। इसमें क्या है, OP तो कीमत है, OP क्यों है, वो कीमत है, इतनी कीमत है, और उस पर क्वांटिटी बाजार में उपलब्ध है OQ1। ठीक है, फर्मों की संख्या में वृद्धि OQ, जहाँ प्रचलित कीमत OP पर क्वांटिटी है OQ, यानी कि O से लेके Q तक इतनी है। ऐसी स्थिति में अब क्या करता है, फर्मों की संख्या में वृद्धि होने पर बाजार पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसककर SM1, यानी कि ये स्थिति में आ जाता है, ऐसी स्थिति में आ जाएगा, ये वाला SM1 की स्थिति में आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या, पूर्ति मात्रा फर्मों की संख्या में वृद्धि होने पर, यानी कि फर्मों की संख्या में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर पूर्ति उसमें बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ये जो P है, यहाँ पर जो इसको P, ये प्राइस वाला है, प्राइस वाली रेखा अब क्या आगे, क्योंकि यहाँ तक आ गई क्वांटिटी यहाँ बढ़ गई, यहाँ आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्वांटिटी बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में जब पूर्ति बढ़ गई तो ये B अब जो OP वाली रेखा को OQ वाली रेखा B पॉइंट पर काटेगी, B बिंदु पर काटेगी। ऐसी स्थिति में ये वक्र थोड़ा नीचे की तरफ, दाहिनी ओर नीचे की तरफ खिसक गया। इसी तरह से ये बताता है कि बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाने से क्या हुआ, पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसक जाएगा। किधर की तरफ वो खिसक जाएगा, बढ़ने पर दाईं ओर, और घटेगा तो घटने की स्थिति में ये ऊपर की ओर खिसक जाएगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। ये इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब एक सब क्वेश्चन और देखते हैं, पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच क्या होती है,
पूर्ति की लोच से मतलब क्या है, अर्थ एवं परिभाषा में पहले समझते हैं इसकी। पूर्ति का नियम बताता है कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। कि जो हमें पूर्ति का नियम है वो क्या बताता है, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, और कीमत घटने पर क्या होगा, पूर्ति घटेगी। हमने देखा था क्यों घटती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो उसमें प्रॉफिट बढ़ता है। उत्पादन लागत से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो और अधिक मात्रा में उस माल को बेचेगा। उत्पादक और उत्पादन करेगा, जिससे वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, वस्तु की कीमत भी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ते हुए भी पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्पादक और माल उत्पादन करेगा और उसको बाजार में डालेगा, बाजार में भेजेगा, और जो विक्रेता है वो क्रेता को बेचेगा। ऐसी स्थिति में पूर्ति बढ़ जाती है। और कीमत घटने की स्थिति में पूर्ति घटती क्यों है, क्योंकि जब कीमत घटती है तो ऐसी स्थिति में आदमी पैसा खींचने लगता है, कीमत घट रही है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादक जो होता है वो अपना उत्पादन कम करने लग जाता है, क्योंकि उसको वो पैसा फंसाना नहीं चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो पूर्ति घटाएगा तो निश्चित तो जब कीमत घट रही है तो पूर्ति भी घट जाएगी। मांग के नियम की भांति यह नियम भी गुणात्मक कथन, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। वह कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को केवल दिशा को बताएगा। अब ये क्या दिक्कत, इसमें फर्क क्या है, कीमत में परिवर्तन के, अगर कीमत में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसकी पूर्ति में वो परिणाम स्वरूप की पूर्ति में क्या परिवर्तन होगा, उसकी केवल दिशा बताएगा। ये नहीं बताएगा कि अगर 1 रुपया बढ़ता है या 1 रुपया घटता है तो उसकी पूर्ति भी एक घटेगी, 1 यूनिट घटेगी या 2 यूनिट घटेगी, ये चीज़ नहीं बताएगा, लेकिन ये बताएगा कि वो घटेगी या बढ़ेगी। वही चीज़ पूर्ति का नियम भी बताता है। यह नियम यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा, ये नियम ये चीज़ नहीं बता सकता। इस प्रकार यह नियम परिवर्तन की दिशा तो बताता है, किंतु परिमाण नहीं, यानी कि उसकी क्वांटिटी नहीं बताता कि वो कितनी क्वांटिटी में कम होगा या बढ़ेगा। इस परिमाणात्मक माप का ज्ञान पूर्ति की लोच। अब हम इस जो परिमाण जो हमने इसमें कितना परिवर्तन आया, इस माप का ज्ञान हम पूर्ति की लोच द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, पूर्ति की लोच द्वारा। अतः पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप है। तो हमें पूर्ति की लोच क्या बताती है, वस्तु की कीमत में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसकी पूर्ति में जो परिवर्तन हुआ है उसकी वो मीजरमेंट है, यानी कि उसकी वो माप बता देगा कि 1% बढ़ा या 10% बढ़ा या 20% घटा या 20% कम हुआ। ये चीज़ पूर्ति की लोच द्वारा हम पता कर सकते हैं कि उस जो पूर्ति जो हुई है, पूर्ति में कमी आई है या बढ़ोतरी आई है, वो कितने % है या कितनी है, ये उसकी परिणाम हम पूर्ति की लोच द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस बारे में आगे और देखते हैं। पूर्ति की लोच को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, कुछ विद्वानों ने से परिभाषित करा है, वो तो एक समझ लेते हैं। यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन सापेक्ष कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा, इसकी माप को पूर्ति की लोच कहा जाता है। जो यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आएगा उसके सापेक्ष में वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन आना, इसकी माप करना ही पूर्ति की लोच कहलाता है। मार्शल ने इस संबंध में परिभाषा दी है। क्या कहते हैं मार्शल, पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। पूर्ति की लोच में जो क्या से अभिप्राय क्या है, अगर कीमत में कुछ परिवर्तन हुआ है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है, कम या बढ़ोतरी हुई है, वो ही पूर्ति की लोच कहलाती है। प्रोफेसर बिलास ने इस संबंध में क्या कहा, पूर्ति की लोच से अभिप्राय वस्तु की पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन में भाग देने से है। यानी कि वो थोड़ा और डिफाइन करते हैं उसको। एक क्या कहते हैं,
पूर्ति की लोच से अभिप्राय है वस्तु की पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से, यानी कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। वो कीमत में होने वाले, जो कीमत में होने परिवर्तन हुआ है वो कितने प्रतिशत है, और उसकी पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, वो हमें पूर्ति की लोच के द्वारा प्राप्त हो सकता है। बता सकते हैं हम। सिमुलेशन में संबंध में क्या परिभाषा दी है? पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया की मात्रा है। यानी कि पूर्ति की लोच क्या है? कीमत में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ, उसकी मात्रा कितनी है, ये हमें पूर्ति की लोच बताएगी। संक्षेप में हम क्या बता सकते हैं? पूर्ति की लोच कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति के आनुपातिक परिवर्तन की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने से प्राप्त हो जाती है। यानी हम संक्षेप में कह सकते हैं पूर्ति की लोच बराबर होगी कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति के आनुपातिक परिवर्तन की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर। यानी कीमत में जितना आनुपातिक परिवर्तन हुआ है वो वस्तु की पूर्ति में कितना, अगर उसमें उसका भाग वस्तु की पूर्ति का आनुपातिक परिवर्तन में भाग दे दिया जाए तो हमें पूर्ति की लोच प्राप्त हो जाएगी। इसको हम एक सूत्र के द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं। पूर्ति की लोच हम इसको डिफाइन करते हैं, ई ऑफ एस बराबर होगा वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन, यानी कि वस्तु की पूर्ति में कितना आनुपातिक परिवर्तन आया बटे वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, यानी वस्तु की आनुपातिक कीमत में कितना परिवर्तन आया उसका अगर हम भाग दे दें तो हमारे पास पूर्ति की लोच निकल कर आ जाएगी। इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं, क्यू एस बटे क्यू पी इंटू पी यू पी बटे क्यू एस। यहाँ क्यू एस का मतलब है प्रारंभिक पूर्ति मात्रा, यानी कि प्रारंभ में जो पूर्ति हो रही थी, जैसे 10 हो रही थी त्रिभुज। क्यू एस का मतलब है पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन आया, यानी कि जैसे 10 से 12 हो जाती हैं या 10 से 8 रह जाती हैं तो 2 का परिवर्तन हुआ, इसको कहेंगे हम क्यू एस, त्रिभुज क्यू एस। पी का मतलब है प्रारंभिक कीमत और त्रिभुज पी का मतलब है कीमत में परिवर्तन, यानी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है ये हम त्रिभुज पी के द्वारा बता सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज क्यू एस का भाग कर देंगे त्रिभुज पी का पी का, ठीक है। यानी क्यू मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन बटे हो जाएगा कीमत में परिवर्तन इनटू उसमें गुणा कर देंगे पी अपॉन क्यू एस का, यानी कि प्रारंभिक मात्रा प्रारंभिक कीमत बटे प्रारंभिक पूर्ति मात्रा। इस तरह से हमारे पूर्ति की लोच प्राप्त हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, इसको हम 4 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे तरह से पूर्ति की लोच की 5 श्रेणियां हम बता सकते हैं। पहली है पूर्णतः लोचदार पूर्ति, जब कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी वस्तु की पूर्ति में अधिक कमी या वृद्धि हो जाती है तब वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, यानी पूरी तरह से लोचदार होती है। ऐसा एक काल्पनिक स्थिति होती है जिसको हम काल्पनिक स्थिति के भी कह सकते हैं। जब कीमत में परिवर्तन ना हो, कोई भी कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन वस्तु की पूर्ति में बहुत अधिक कमी या वृद्धि हो जाए तब ऐसी स्थिति में हम वस्तु की पूर्णतः लोचदार मानते हैं। तो इसको हम ई एस सीच के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। देखिए बाई ओ वाई कीमत है और ये ओ एक्स पर हमने पूर्ति की मात्रा ली है, तो ऐसी स्थिति में एस यानी कि कीमत बराबर बढ़ती जाए, तो ऐसी स्थिति में एस अगर मान लो कीमत पहले यहाँ थी ऐसी पी पर, तो पी पर भी यही थी, और ऊपर बढ़ जाती है तब भी वो इससे पड़ी हुई रेखा की तरह होगी। तो ऐसी स्थिति में इसको हम कहेंगे पूर्ति की पूर्णतः लोचदार पूर्ति, यानी कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति। अब इसके बाद बात करते हैं अत्यधिक लोचदार पूर्ति। अत्यधिक लोचदार पूर्ति का मतलब है जब किसी वस्तु की पूर्ति का आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो वस्तु की पूर्ति लोच अत्यधिक होती है। तो हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, ई एस बड़ा होगा 1 से। अगर ई एस लेस मोर देन है 1 से लेस देन है तो
ऐसी स्थिति को हम अत्यधिक लोचदार पूर्ति कहेंगे। देखिए इसमें इसको चित्र के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। पूर्ति की मात्रा उसने दे रखी है नीचे M1 M2 और ये कीमत दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में पहली स्थिति में क्या होता है, OP1 यानी कि OP था, अब O और OM था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, देखिए पूर्ति अत्यधिक आनुपातिक, जब किसी वस्तु की पूर्ति का आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो, यानी कि कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हो, कीमत में परिवर्तन कम हुआ, जैसे P से P1 तक पहुंचा, लेकिन पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास ये कैसी पूर्ति कहलाएगी, अत्यधिक लोचदार पूर्ति, जिसको हम इससे देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर हो रही है पूर्ति, कीमत में परिवर्तन इतना हो रहा है, लेकिन M1 और M2 में परिवर्तन ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में P यानी कि P2 की जो स्थिति आ रही है और BE पर जो आ रही है वो कहला रहा है, देखिए वहाँ पर क्या होगा, मात्रा यानी कि वस्तु की पूर्ति ज़्यादा हो गई और लेकिन प्राइस उस तरह से नहीं बढ़ा, ये कहलाता है। यानी कि जब ऐसी स्थिति में ये एक से ज़्यादा होती है तो ये कहलाएगी अत्यधिक लोचदार पूर्ति। अब बात करते हैं तीसरी परिस्थिति की, लोचदार पूर्ति की। जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, तो वस्तु की पूर्ति की लोचदार कहलाती है। यानी कि ES बराबर 1 होती है, तो हम ऐसी स्थिति को हम कहेंगे लोचदार पूर्ति। यानी कि जितना परिवर्तन प्राइस में हुआ उतना ही परिवर्तन किस में हुआ, पूर्ति में हुआ। जैसे कि यहाँ पर आ रही है M1 और M1 में जितनी अनुपात में परिवर्तन है वही P1 और P2 में भी परिवर्तन आ रहा है। देखिए ये P1 और P2 में, यानी कि प्राइस में भी वही अनुपातिक परिवर्तन आया जितना M1 और M2 में आया। इस ऐसी अगर स्थिति कहलाए है तो यानी कि उसकी जो उन दोनों में आनुपातिक परिवर्तन है वो उसका आंसर अगर 1 निकलता है तो वो हमारे लिए लोचदार पूर्ति कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं बेलोच पूर्ति। बेलोचदार पूर्ति, जब किसी वस्तु की पूर्ति का आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो वस्तु की पूर्ति बेलोच होती है, अर्थात ये इकाई से कम होती है। यानी कि ES लेस देन होती है 1। यानी कि जब हम इस सूत्र के द्वारा हम जब निकालते हैं आनुपातिक परिवर्तन तो वो 1 से कम निकलेगा, यानी कि दशमलव में निकलेगा। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं बेलोचदार पूर्ति, जिसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ बेलोचदार पूर्ति है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ आनुपातिक उसकी आनुपातिक कम होता है, यानी कि M1 और M2 में ये स्थिति है, P1 और P2 की जो स्थिति है वो ज़्यादा कम लोचदार है, क्योंकि यहाँ पर जो आनुपातिक परिवर्तन है वो 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो कैसी बेलोचदार पूर्ति होगी, यानी कि कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पूर्ति में परिवर्तन कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बेलोचदार पूर्ति कहलाएगी। अब बात करते हैं 5वीं प्रकार की, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। जब वस्तु की कीमत में काफ़ी कमी या वृद्धि होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोच, ये भी एक काल्पनिक घटना हो होती है। ऐसी स्थिति में पूर्णतः लोचदार बेलोच पूर्ति जो होती है वहाँ पर भी ये भी एक काल्पनिक हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में काफ़ी कमी या वृद्धि हो जाए तब भी पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा हम सिर्फ एक मान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा वास्तविक बाजार में ऐसा कभी होता नहीं है। 2 स्थिति कभी नहीं होती हैं, पूर्णतः लोचदार पूर्ति और पूर्णतः बेलोचदार पूंजी कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ हम मान के चल सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति हो सकती तो कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में वही वहाँ पर क्या था, पूरा पड़ा हुआ मांग की पूर्ति थी और यहाँ इस तरह से सीधी वर्टिकल में आधार में होगी। बेलोचदार पूर्णतः बेलोचदार में कैसी होगी, वर्टिकल। तो यहाँ पर P1 भी वही होगा,
OM भी वही होगा P2। अगर P प्राइस कम भी हो जाए, प्राइस ज़्यादा भी हो जाए, प्राइस कम भी हो जाए, P2 की स्थिति में कम हो गया, P1 की स्थिति में ज़्यादा हो गया, P पर उस OM हमेशा की स्थिति में वही रहा, यानी कि पूर्ति हमेशा OM ही रही, चाहे प्राइस घट गया चाहे प्राइस बढ़ गया। तो ये अगर इसका मतलब है ES बराबर 0। अगर इस परिवर्तन में कोई मतलब वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो तो वो कहलाता है पूर्णतः बेलोजदार पूंजी पूर्ति। इस तरह से हमने पूर्ति की लोच एवं अर्थ परिभाषा के बारे में समझा। धन्यवाद। आज ये चैप्टर समाप्त होता है। नमस्कार।